अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर में और आने वाले फ्यू लेक्चर्स में हम कार्बन को डिस्कस करेंगे, कार्बन बेस्ड मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कार्बन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है इन अ सेंस कि प्रैक्टिकली इसमें इसकी बहुत ज़्यादा अल्ट्रोपिक्स फार्म मौजूद हैं, और फिर अल्ट्रोपिक्स फार्म के अलावा एक अल्ट्रोपिक फार्म के स्ट्रक्चर्स को अगर हम लेयर बाई लेयर स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज ग्रेफीन को, ग्रेफाइट को अगर आप कंसिडर करें और उसमें से एक लेयर निकालने ग्रेफीन की फॉर्म में, तो इस एक ग्रेफीन की इतनी ज़्यादा और इतनी डाइवर्स एप्लीकेशन है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अल्लाह ताला ने इस कार्बन जो एक एलिमेंट है इसके अंदर बेतहाशा वैरायटी रखी है, और इस वैरायटी का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि 2004 में दुनिया ने इसके ऊपर मोर दैन 400 मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए कार्बन के ऊपर रिसर्च करने में, और 2009 में ये अमाउंट इंक्रीज़ होकर बिलियंस डॉलर्स पे चली गई। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि दुनिया ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि कार्बन आम चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत खूबसूरती है इन अ सेंस कि प्रैक्टिकली आप इसे बहुत ही एडवांस किस्म की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक ग्राफ ये डाला है, और ये सिर्फ आपकी इस तरफ तवज्जो कराने के लिए कि कार्बन को 1996 से पहले देखें तो कार्बन नैनो ट्यूब्स के हवाले से कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई इतनी पब्लिकेशंस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम आगे गुजरते हैं 1996 के बाद, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होता है इसके रिसर्च में, रिसर्च पब्लिकेशन में, सिर्फ कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर। तो अगर आप इसकी बाकी टाइप्स देखें कार्बन नैनो मटीरियल्स की, तो आप उनमें भी इसी तरह का अगर इंक्रीज़ हुआ होगा 2006 में, और आज 2022 पे हम बैठे हैं, 21 22 स्टार्ट होने वाला उस पे बैठे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आजकल दुनिया कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर रही होगी और क्यों कर रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि कार्बन जो है उसकी कौन कौन सी मेजर एल्ट्रोपिक्स फार्म है। कार्बन की दो एल्ट्रोपिक्स फार्म हैं जिनमें कार्बन एक में लेयर बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, और इसकी हर एक लेयर में जो कार्बन है वो अपने आप को इस तरह हेक्सागोनल शेप में अरेंज करता है। ये कार्बन की 6 पोजीशन है, और इन्हें अगर आप मिलाएं तो ये हेक्सागोनल शेप बन गई। तो ग्रेफाइट की हर एक लेयर में कार्बन अपने आप को इस तरह हेक्सागोनल शेप में अरेंज करता है, और ये हेक्सागोनल यूनिट हर तरफ इसी तरह एक्सपैंड होता है, और हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है। ये एक लेयर बनती है, और उसी के नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन आप ये नोट करें कि जो विद इन लेयर जो बॉन्ड है या जो स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो और होंगी, और बिटवीन द लेयर्स वो और होंगी। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड टाइप्स है इन दो लेयर्स के दरमियान वो और है, और ये कार्बन एटम आपस में जिस बॉन्ड से मिले हैं वो और है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है इसकी एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी इस डायरेक्शन में जो ये प्लेन है इस लेयर का, इसमें तो प्रॉपर्टीज़ और टाइप की होंगी जो कि आइसोट्रोपिक होंगी। लेकिन अगर आप जी एक्सिस में ऊपर से नीचे जी एक्सिस में आप मूव करें तो आपको प्रॉपर्टीज़ और मिलेंगी, तो ये एन आइसोट्रोपिक होगा। ये हो गया ग्रेफाइट। डायमंड ऑफ कोर्स क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, और इसमें कार्बन बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को अरेंज करते हैं क्यूबिक की लैटिस के अंदर, और हमारे पास क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। और डायमंड की प्रॉपर्टीज़ को भी हम आगे देखते हैं कि ये कैसा होता है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है जो कि क्यूबिक शेप है, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। डायमंड को हम 3 डायमेंशन कार्बन का मटीरियल कार्बन के एल्ट्रोपिक फॉर्म समझते हैं, जबकि ग्रेफाइट लेयर बाई लेयर स्ट्रक्चर है, ये एक लेयर 2D है, तो हम इससे 2D स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं ग्रेफाइट को, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में इनकी ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज़, ये बहुत सॉफ्ट है, लुब्रिकेंट के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसके अलावा ये थर्मली बहुत अच्छा कंडक्टर है। ग्रेफाइट डायमंड बहुत अच्छा थर्मली कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली बहुत अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन डायमंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। ये कार्बन चेन है, सिंपल कार्बन एटम आपस में एक लीनियरली वन डायमेंशन में मिले हुए हैं, और इसमें sp1 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये सिंपल इनकी केमिकल इंट्रोडक्शन था इसकी एल्ट्रोपिक फॉर्म का। यहाँ पर हम कुछ नैनो मटीरियल्स की तरफ जाएंगे। ये तो हमारे पास डायमंड हो गया जो कि क्यूबिक है, ये ग्रेफाइट हो गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
अगर इस ग्रेफाइट को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर आप रखें, जो कि ज़मीन के नीचे यही हुआ है, जो हमें डायमंड मिला है वो यही इसी की चेंज की हुई फॉर्म है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। तो हम इसे, ये तीसरी शक्ल है वही कि आप अगर इसे इमेंस हीट एंड प्रेशर दें तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पार्टली इनटू डायमंड। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, और इसको हम कहेंगे लेकिन ये जो डायमंड होगा ये चूँकि ग्रेफाइट से बना होगा तो इसमें एटम हेक्सागोनल शेप में जुड़े होंगे, इसको हम हेक्सागोनल डायमंड भी कहते हैं। इसको हेक्सागोनल डायमंड, क्योंकि ये ग्रेफाइट से इसे ट्रीट करके हमने बुनियादी तौर पे ये बनाया है। अच्छा, देन हमारे पास ये फुलरीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। फुलरीन्स कार्बन के हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बस ये इसकी डेफिनेशन है कि जितने भी कार्बन के हॉलो स्ट्रक्चर्स हों उन्हें हम फुलरीन्स कहते हैं। वो चाहे कार्बन नैनो ट्यूब्स हों, बकी बाल्स हों, या इस तरह की और दीगर शेप्स आप बना लें, अगर हॉलो स्ट्रक्चर्स है, कार्बन से मिलकर बना है, तो हम उससे फुलरीन्स ही कहते हैं। इसमें फुलरीन्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स में फ़र्क है एक छोटा सा। वो ये है कि ये जितनी भी फुलरीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ये सॉरी बक्की बॉल्स टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कार्बन एटम जो हैं ये स्फेरिकल ज्योमेट्री है इसकी और इसकी सिलेंड्रिकल, एक फ़र्क तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें हेक्सागोनल शेप में कार्बन एटम मिले होते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे हेक्सागोनल नहीं होते, कुछ पेंटागन भी आपको मिलेंगे, तब ये स्फेरिकल शेप कवर होगी। यानी आप अगर इसको देखें, ये हेक्सागोनल नहीं है, ये पेंटागन। लेकिन अगर आप इससे ऊपर इसको देखें, ये वाली हेक्सागन है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्फेरिकल शेप होगी फ्लोरीन स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन, उसमें 2 यूनिट रिपीट होंगे, एक हेक्सागोनल होगा और एक पेंटागन। इन दोनों की रेपिटेशन से ये होल स्फेरिकल सरफेस कवर होगी। अगर आप इसमें ये इनकॉर्पोरेट नहीं करते पेंटागन, जो कि ये अगर आप इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास ये स्फेरिकल सरफेस पूरी कवर नहीं होगी, कुछ ना कुछ रह जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, इसमें सारी की सारी हेक्सागोनल रेपिटेशन है, इसका एक ही यूनिट है जो कि कार्बन एटम। जिस तरह ग्रेफीन से ये बुनियादी तौर पर बनते भी ग्रेफाइट की क्लियर निकालें ग्रेफीन, उसको अगर आप उससे हम बनाते हैं ये कार्बन नैनो ट्यूब्स, उसके दोनों एंड को अगर आप जोड़ दें केमिकली तो आपको ये कार्बन नैनो ट्यूब्स हासिल हो जाएंगे। और ये अमार्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसमें कोई अरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं है कार्बन की। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है। ये नेक्स्ट ग्रेफाइट को इसने कहा हुआ है कि लेयर स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इन द प्लेनर लेयर्स एंड वीक बॉन्डिंग वंडरवाल। तो इसके अंदर, इस लेयर के अपने अंदर ये विद इन लेयर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन के एटम के दरमियान, जबकि यहाँ पर बिटवीन द लेयर हमारे पास यहाँ पर वंडरवाल बॉन्डिंग है। ऑफ कोर्स जब बॉन्डिंग डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज इस प्लेन के अंदर और होंगी, इधर और होंगी। यही वो बात करता है कि ये इसमें एनोस्ट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। ईच इंटरप्लेनर क्लीवेज एप्लीकेशन एज लुब्रिकेंट फॉर राइटिंग और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। केमिकली स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। ऑफ कोर्स कार्बन की जितनी एल्ट्रोपिक्स फॉर्म है वो कंपैरेटिवली स्टेबल हैं एट हायर टेम्परेचर। उसकी वजह यह है कि कार्बन के आपस में ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉमनली यूज एज हीटिंग एलिमेंट इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट होगा तो फिर कार्बन और ऑक्सीजन की तो आपस में पक्की दोस्ती जारी है, वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा हीटिंग एलिमेंट के तौर पे यूज़ होता है। मेटलर्जिकल क्रूसिबल, कास्टिंग मोल्ड्स और इलेक्ट्रिकली कंटैक्ट और ब्रशेज़ वगैरह, इसमें ये ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्रेफाइट की लेयर बाई लेयर स्ट्रक्चर्स दोबारा इन्होंने दिखा दिया है। लेयर कंपाउंड कार्बन एटम इन हेक्सागोनल, इसको हमने इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे अरेंज हुए पड़े। ये डायमंड है, डायमंड की प्रॉपर्टीज़ को आप रफली देख लें कि हायर सिमेट्री यूनिट है, एक्सट्रीमली हार्ड है, इसकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। डायमंड की ये बड़ी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, लो है। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी चूँकि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती तो ये बहुत अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी है। और अगले लेक्चर में हम जाएंगे कार्बन नैनो मटीरियल्स की तरफ, जो कि ग्रेफीन, मैक्सीन या कार्बन डॉट्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स, उनको डिस्कस करेंगे। फिल वक्त इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।